चलिए अभी हम लोग वर्ग 10 के एनसीईआरटी मैथ अध्याय 1 में वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी अच्छे से लेंगे और इसमें कौन-कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा और कौन-कौन सी संख्या इसमें पूछी जाती है, यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। और ये वीडियो जो है आपके बिहार बोर्ड के लिए मैक्सिमम रखिए कि 4 से 5 मार्क रहेगा। पढ़ा दिया है ना, तो 4 से 5 मार्क रहेगा। और कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कौन सा सब्जेक्टिव रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी देंगे। चलिए बने रहिए इस वीडियो में। देखिए बाबू, अभी हम लोग वास्तविक संख्या जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ शब्द आती है संख्या, जिनको 0 से लेकर हम अनंत मतलब गिनती जो करते हैं वो क्या कहलाती है? संख्या। 0 को वैसे संख्या में गिनती नहीं होती है। 0 जैसे 1 2 3 4 हुआ ना, ये क्या है? संख्याएं। और इन्हीं संख्या को कई भागों में बांटा है। इसी एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए सबसे पहली मान लीजिए कि ये सम संख्या है। ये कौन है? सम संख्या है। तो अब सम संख्या किसको बोलेंगे? तो सम संख्या उसको बोलेंगे जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है, 2 से पूरा पूरी उसमें भागा लग जाता है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। समझे बात को? जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या को कहेंगे। उसके बाद है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। समझिए, विषम संख्या उसको बोलेंगे जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो, यानी 2 से भाग देने पर शेष 1 बचे। कितना बचे? 2 से भाग देने पर शेष 1 बचे, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग? चलिए, तो विषम संख्या उसको बोलेंगे जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, ऐसी संख्या को विषम। इसका बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात किया जाए सम संख्या का, तो 2 हो गया, 4 6 8 10। इन्हीं हम लोग बहुत सारा ऐसा संख्या है जो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या की बात किया जाए तो एक जो है वो विषम संख्या है। एक कौन है? तो विषम संख्या ना। 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 2 ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इन संख्या में आप 2 से डिवाइड कीजिए, शेष 1 बचेगा। क्या बचेगा? शेष 1 बचेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। चलिए अगले हम लोग समझेंगे, पहले संख्या को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है 1.1 का जो एनसीईआरटी मैथ होगा इसको सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद है अभाज्य संख्या। समझिए, ये भी बड़ी मायने रखता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, अभाज्य संख्या पूछा जाता है ना। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे बताइए? अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो जिस संख्या का गुणनखंड 2 होना चाहिए। 2 मतलब या तो 1 से भागा उसमें लगे या खुद से भागा लगे, ऐसी संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए एक संख्या, मान लीजिए 11 लेते हैं। अगर इस संख्या को गुणनखंड किया जाए तो इस संख्या में समझ लीजिए बात को 1 से भागा लगेगा और खुद संख्या 11 से भागा लगेगा, 2 ही लगेगा और कोई संख्या से भागा इसमें नहीं लग सकता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे आप मान लीजिए, और अधिकतर जितना आप मान लीजिए कि यहाँ है 43, तो 43 ही ऐसा संख्या है जिसमें 1 से भागा लगेगा और 43 से लगेगा। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसका केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, 1 होना चाहिए और खुद से भागा लगे, तो ऐसी संख्या। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न रहेगा, इनमें कौन अभाज्य संख्या, कौन विषम, कौन सम है। समझ बात को? चलिए उसके बाद मान लीजिए भाज्य संख्या। क्या मानेंगे? भाज्य। अब ये कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। मतलब अगर भागा देंगे तो 2 से अधिक संख्या से भागा लगना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 लीजिए। क्या लीजिए? 4। अगर 4 की बात किया जाए तो इसमें 1 से भागा लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, तो कितना संख्या आ गया? 3 संख्या आ गया। 3 संख्या जो आया, ये 3 संख्या क्या, ये जो 4 है यही क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। 2 गुणनखंड नहीं, 2 गुणनखंड देगा तो सिर्फ अभाज्य होगा, और 2 से अधिक गुणनखंड निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? भाज्य। अब तुम पूछेगा सर 12 कौन संख्या है? तो 12 भी भाज्य संख्या है।
1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा और 12 से लगेगा। कितना संख्या से भागा लग रहा है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए अगर पूछेगा कि बाबू बताइए 21 कौन संख्या है, 21 भी जो है ना ये भाज्य संख्या। कैसे भाज्य संख्या है, 21 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा और 21 से लगेगा। कितना संख्या से भागा 21 में कितने लगेगा बताइए, तब ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब समझ में आया ना। अभी हम इस पर प्रश्न तो करेंगे कि बताइए कौन भाज्य संख्या कौन अभाज्य संख्या, अभी तो प्रश्न पर होगा। चलिए पहले इस पर एक हम प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग भी अगर जो देख रहे हैं वीडियो वो भी कमेंट में कीजिएगा, ठीक ना। चलिए बताइएगा, प्रश्न है इनमें कौन अभाज्य संख्या है। ए नंबर में 6, बी नंबर में 9, सी नंबर में 13 और डी नंबर में 16 या 15 कर दो यहाँ। चलिए अब बताइए कि इसमें कौन संख्या अभाज्य है। अभी अब क्या बोलिए आप लोग जो देख रहे कमेंट कीजिएगा जरूर, क्या होगा आप लोग बताइए तो। ए बी सी में बताइए क्या होगा, बी बाबू गलत है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ ये सी सही है, 13 में लगाओ, किससे किससे लगेगा, 1 और 13 से लगेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 अभाज्य संख्या। इसलिए आप लोग अच्छा समझिए, नहीं समझ रहे तो एक बार 2 बार 3 बार समझिए, और जो बता रही है आप लोग अगर दिमाग में नहीं है तो एक बार घर पे इस वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिएगा कि आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। समझे ना बात को समझिए, क्योंकि मैथ आपको तभी बन पाएगा जब उसका आप अभी देखिए शुरुआत हमें भी है एनसीईआरटी शुरुआत की है, आपको किसी ना भी शुभम चल रहा है और सब एनसीईआरटी चला रहे हैं आपके मजबूती के लिए, आपका जो देश मजबूत रहेगा। और अभी हमें समय है 2027 में एग्जाम देंगे, तो एग्जाम देने से पहले हम अपनी मजबूती पूरा कर लेंगे, समझे ना। और समय के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, जितना अधिक समय मिलता है मैथ में समय लगा दीजिए। आज मैथ वाले स्टूडेंट का आपने देखे होंगे आईटी मैन, एक जो है इंजीनियर बनता है, तो बात को समझा कीजिए। इसलिए पूरा कंसेप्ट के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना हम बता रहे आप उसको डायरेक्ट दिमाग में रखना है, वो आपकी नॉर्मल डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में, इतना मेरा गारंटी है, ठीक ना। आज से नहीं 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, समझ लीजिए बात, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न हो गया इसमें। अब हमें ये चलना है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, समझिए बाबू। परिमेय संख्या उसको कहते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में हो, कौन से रूप में हो, p/q के रूप में हो, p q पूर्णांक भी होना चाहिए, लेकिन शर्त ये क्या है, जो संख्या p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, अब p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और एक शर्त इसमें है कि q नॉट, मतलब q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर q जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अभी आप एक समझा दीजिए, ये सही बात बच्चे को जो है दिमाग में नहीं आता। कैसे, मान लीजिए 0/2 है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर में p है, नीचा में q है, तो हमने बोले ना q, ये q नॉट जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो समझिए परिमेय नहीं होगा। इसी को मान लीजिए, देखिए ये q हो गया, p हो गया ना, अगर मान लीजिए 5 नीचे में 0 देते तो ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि q क्या आ गया, 0, और 0 ये आएगा तो परिमेय संख्या वह नहीं। समझ में आया, ये पाला। और इसमें जानिए परिमेय संख्या में बहुत सारी बात है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है। अब अगर मान लीजिए कि वर्गमूल के आधार पर अगर संख्या दे दिया जाए तो कैसे होगा, तो वर्गमूल के आधार पर अगर संख्या देगा, समझ लीजिए बात, वर्गमूल के आधार पर अगर संख्या आपको देगा
तो वर्गमूल के आधार पर क्या करना, जैसे मान लीजिए ये रूट के अंदर, इसी को वर्गमूल हम कहते हैं। अच्छा मान लीजिए रूट के अंदर मान लीजिए ये 2 है, पूछेगा बाबू ये परिमेय संख्या है? नहीं परिमेय। रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा समझते हो ना, जोड़ा लग जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, तो वो संख्या परिमेय होगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वह क्या होगा? अपरिमेय। जैसे ये अगर ये रूट 2 है, ये है जो है ना क्या है? अपरिमेय। इसी पर मान लीजिए कोई कहेगा रूट 4 कौन संख्या है? ये परिमेय होगा। कैसे परिमेय होगा? ये होगा ना 2 गुना 2, देखो जोड़ा लगा, ये फटा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। आपको आज कंसेप्ट बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझिए बढ़िया, ठीक ना? समझ बात को? चलिए तो समझ में आ गया ना? अब आप लोग जवाब दीजिएगा, बताइए रूट 12 ये कौन संख्या होगी? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय होगी? नहीं, परिमेय नहीं होगी। आप कहिए सर कैसे? अब देखिए ऐसे रूट 12 को 2 गुना 3 लिख सकते हो, बताओ? यस। इसको 2 गुना 4 दिया, ये तो बाबू बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये तो अंदर में रहा ना, नहीं रहा, इसलिए यह परिमेय नहीं है। यह क्या है? अपरिमेय। समझे ना? समझना पड़ेगा, कंसेप्ट है, विदेश है, थोड़ा समय लगेगा। देखो अगर शिक्षा में समय दोगे ना, आज अगर शिक्षा में समय दोगे तो कल आपका जो है शिक्षा समय बदल देगा। आज तुम चल रहे हो, कोई आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर शिक्षा में समय दीजिएगा, चलिएगा ना, तो शिक्षा इतना आपका महत्व बता देगा, लोग देखने के लिए आपकी जो है ना साइड से खड़ा रहेगा कि आज फला आदमी से गुजर रहा है, आज फला आदमी जा रहा है, और वह आदमी बल्कि दुनिया को समय नहीं दिया, बल्कि अपने आप को लाइफ बनाने में समय दिया है, इसलिए उसके इंतजार में खड़े रहते हैं, ठीक ना? इसलिए शिक्षा को समय दो, आज शिक्षा के समय दोगे, कल तुम्हारा समय बदल देगा। शिक्षा में इतना पावर है, इस बात को समझो। और ये नहीं कहना पड़े गुरु कि तुम घर पर पढ़ो, माँ बाप को कहना पड़े तुम घर पर पढ़ो, उसके बदले में मारते पीटते हैं, तुम्हें बहुत सारा बात कहता है। इस बात को कहने के लिए उसको मत छोड़ो, अपने आप खुद कॉन्फिडेंस लाओ कि समय होगी तारे अपने से पढ़ेंगे। हमें एक टारगेट है, आज गुरु जी ने बताया, उसको हम अपना खुद दिमाग में लेंगे, ये बात हमेशा समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे ना? ये परिमेय संख्या नहीं हो, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा बताइए अब की बार रूट 25, ये बताइए कौन संख्या होगा? रूट 25 ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय होगा? ध्यान दीजिए, 5 गुना 5 करेंगे, जोड़ा निकल गया ना, बाहर निकल गया, 1 लगा दिए, p/q हो गया, यही परिमेय। समझे ना? तो ये चीज समझना है आप लोगों को, हम कंसेप्ट दे रहे हैं, आप समझिए बात। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25 परिमेय है। कौन संख्या है? परिमेय। चलिए अब की बार मौका देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताइए रूट अंडर 110 ये कौन सी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय? बताइए जल्दी, उतना समय नहीं, जल्दी बताइए क्या होगा? अपरिमेय होगा ये ना। अगर गुणनखंड कीजिएगा 110 का कीजिएगा, 2 से लगाएगा तो 15 10 5 55 हो गया, 11 5 55। देखो 2 8 11 किसी का जोड़ा लगे ना, जब किसी का जोड़ा नहीं लगा तो परिमेय संख्या की बात यहाँ कहाँ है? अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या जोड़ा मांग रहे रूट के अंदर, आपको बता रहे हैं। चलिए तो इस वीडियो में क्या करें आप लोग, अगर जो है एक इसमें जानना है यूक्लिड विभाजन। देखिए एक्सरसाइज 1.1 को बनाने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन बहुत जरूरी है। कौन चीज? यूक्लिड विभाजन बहुत जरूरी है, और यूक्लिड विभाजन को आपको समझना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन क्या होता है समझिए, यूक्लिड विभाजन पर ही एचसीएफ आपको बनाना पड़ेगा, उसी आधारित पर। इन बच्चा वाला एचसीएफ नहीं बनाना है, यूक्लिड विभाजन के आधारित बनाना है। वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन का ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस
शेष, वही चीज है ये, इसी आधार पर हमको बनाना है। चलो बात को तो बताइए कुछ एक कोई ऐसा प्रश्न 1.1 में पूछिए जो आपको जानकारी दे दी, जल्दी बताइए। बताइए तो एक्सरसाइज 1.1 में कोई प्रश्न पूछिए, 2 नंबर का। हाँ देखो, एक का 2 नंबर प्रश्न आया है 196 38 22 0, यही ना है, ये एचसीएफ के द्वारा बनाना है ना। समझिए इसको कितना अच्छा से बनाते हैं। देखिए 196 और 38 220 में हमें यूक्लिड विभाजन, कौन चीज, यूक्लिड विभाजन के आधार पर बनाना है। कैसे बनाना है, 196 गुना, समझिए बात को, 196 गुना 100 निकल जाएगा इतना। तो हम क्या करेंगे, 195 मरतबे लगाएंगे तो 38 2 20, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब देखो यहाँ जो है शेष नहीं बचा, शेष नहीं बचा है, तो एचसीएफ की बात करें, क्योंकि एचसीएफ पूछ रहा है तो यही एचसीएफ होगा, 196 आंसर आपका होगा, ठीक ना, यही होगा, देख लीजिएगा, समझ ना। चलिए इसी तरह आपको एनसीईआरटी का ए टू जेड जितने चैप्टर है, सारा का सारा चैप्टर जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है सॉल्व किया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मैं सभी छात्र हितों कम करेंगे, ठीक ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।